हो गया। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बेटा क्योंकि हमारी दौड़ लगी हुई है सिलेबस कंप्लीट करने में और टाइम भी बड़ा महदूद होता है, 40 मिनट में हमने सारा कुछ करना होता है। तो अगर मैं डेली रूटीन के साथ अगर आपसे लेसन सुनूं एक एक बच्चे से, तो फिर टाइम हमारे पास थोड़ा मिसमैनेजमेंट उसमें हो जाएगी। तो उसका फिर ये हल है कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है टॉपिक प्रीवियस डे, जो आपका प्रीवियस लेक्चर होता है, उसको आप घर जाके डिटेल से उसको पढ़ें, बुक से पढ़ें, जो मैंने लिखवाया वो भी पढ़ें। उसके बाद फिर उसको कॉपी पेन से लेके आप लिखें उसको एक दफ़ा, ठीक है कि नहीं। और जब आप सारा लिखेंगे तो आपके जो ख़यालात हैं वो आप सफ़ों के ऊपर जब उतारेंगे कि हाँ भी ऐसे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक ठीक है कि नहीं। सिर्फ ये नहीं कि आप बेटा ज़मीन में आप गंदम ऐसे उसका दे दें, उसको क्या कहते हैं स्प्रेड कर दें, उसको फैला दें, छटकारा जिसे कहते हैं दे दें। ठीक, उसके लिए उसमें हल भी थोड़ा सा जोना पड़ता है, ज़मीन को थोड़ा थोड़ा नरम भी करना पड़ता है, फिर वो फसल उगती है। तो यही काम बेटा आपके लेसन का है कि जो भी आप डेली पढ़ें उसको थोड़ी थोड़ी उसकी गोडी वगैरह भी करते रहें, थोड़ा थोड़ा उसको चेक करें, पढ़ के उसको लिखें फिर। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा पढ़ने का। और दूसरा ये कि भी क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप अब मैच्योर हो गए हैं, डेली रूटीन के साथ काम करें। बार बार मैं कहता हूँ, लेकिन हमारी आवाम की ये एक फ़ितरत भी होती है कि जब तक उसे डांट डपट ना हो, पूछा ना जाए डेली, कान ना पकड़ाए जाएँ या डंडे ना लगाए जाएँ, तब तक पढ़ते भी नहीं वहाँ। तो अब आप उस फेज़ से अब आप बाहर आ गए, अब आप बच्चे नहीं हैं, मैट्रिक लेवल पे आप नहीं हैं कि आपको डांट डपट की जाए, तो ख़ुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें। अंडरस्टैंड जी। ठीक, ताकि हमारा रूटीन के साथ काम चले और हमें साथ साथ याद भी होता जाए और साथ साथ हम समझते भी जाएं। अच्छा, आगे हमारे पास आज का टॉपिक है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या टॉपिक है जी? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की हाइट से क्या मुराद है, ज़रा इसके बारे में बात करने लगे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कल हमने कहा था कि प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट किया जाए, वो जब वो फ्लाई करता है, फ्लाइट करता है अपनी, तो कुछ इस तरह से था। तो जब ये फ्लाई करेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ से ये प्रोजेक्ट किया गया, इसको ये जाएगा ऐसे, फिर वापस आएगा। अच्छा, ये जितनी भी मैक्सिमम ये हाइट अटेन करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि वाई डायमेंशन के लॉन्ग जितना भी ये हाइट कवर करेगा, वो जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये इसकी क्या कहलाएगी? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो द मैक्सिमम लिख लेते हैं, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, द मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड। अटेंड कहते हैं बेटा हासिल करना। क्या करना? हासिल करना। बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये है, अब वो जो हाइट h है उसको अगर फाइंड करना है प्रोजेक्टाइल की हाइट को, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? अगर किसी चीज़ को मैथमेटिकली हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम कोई फार्मूला भी ड्राइव करते हैं, और वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ज़रा हम उसकी तरफ जाने लगे हैं। सबसे पहले तो बेटा आप यहाँ पे यूज़ करें यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अच्छा, वो हमें क्या बताती है? वो ये बताती है बेटा कि 2AS इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। अच्छा बेटा देखें, जब आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है तो उसके दौरान द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल या इन द प्रोजेक्टाइल वो एक्चुअली किसके इक्वल है? नेगेटिव g के इक्वल है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने ऊपर को फ्लाई किया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जब प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर को तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो एक्चुअली उसकी हाइट के इक्वल है। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा, जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे बेटा यहाँ से, ये हमने प्रोजेक्ट किया, जितनी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया वो VI वेलोसिटी है। अच्छा, VI वेलोसिटी जो हमने प्रोजेक्ट किया जिस वेलोसिटी के साथ, जब हम बेटा हाइट फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए जो वेलोसिटी है वो भी उसी डायरेक्शन वाली लेंगे। तो हाइट y के लॉन्ग होती है ना, तो y के लॉन्ग फिर वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है? VI sin θ होता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल है? VI sin θ के इक्वल है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा, जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो कल मैंने बताया था वहाँ उसकी वेलोसिटी एक दफ़ा क्या होती है? 0, वर्टिकल वेलोसिटी। चल, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में ज़रा पुट करते हैं। पुट इन 1। तो 2A हमारे पास कितना है? -g है। S कितना है? h है। राइट साइड पे VF कितना है? 0 है। और VI कितना है? VI sin θ है। और उसका ऊपर क्या हो रहा है? स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? -2GH और उधर क्या है? -VI² sin² θ। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, अब इसमें माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। हमें फाइंड h करना है ना, तो h को इधर ही रहने दो, बाकी सारी चीज़ें उधर शिफ्ट करो। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो VI² sin² θ, ये g इधर मल्टीप्लाई और उधर जा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और 2 भी इधर मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है किसका? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। अंडरस्टैंड जी? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? डस्टर किधर है यार? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है देखें। प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे जाके प्रोजेक्टाइल ने दोबारा से उसी लेवल को हिट किया है जहाँ से जिस बुलंदी से हमने फेंका था इसको। अब देखें, अब यहाँ से यहाँ तक दोबारा हिट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जो परवाज़ इसने की है इसके लिए जो टाइम लगा है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। सो अच्छा जी, द टाइम टेकन लगा है बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कहाँ से लेके? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यानी कि जहाँ से इसको हमने लॉन्च किया था, जहाँ से इसको फेंका था, टू द पॉइंट, उस नुक्ते तक, उस जगह तक, वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, जहाँ जाके इसने दोबारा हिट किया ग्राउंड को।
ठीक है बच्चों। तो वो जो टाइम लगा उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बेटा जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन का। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें इसमें लिखने वाली हैं जो आपने याद रखनी है। देखें जी, जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ से तो यहाँ पे भी इसकी हाइट 0 थी, और जब इसने जाके हिट किया है अगेन वहाँ पे भी हाइट क्या थी, 0 थी। तो इसने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, यानी कि h वो कितना है हमारे पास, 0 है, बिकॉज द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड एट सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब कि सेम बुलंदी पर, ठीक है कि नहीं। तो हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास ये है कि बेटा नेक्स्ट हमारे पास कि जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, ऊपर को भेजा है, तो एक्चुअली इसकी वी आई वेलोसिटी जब कौन सा कंपोनेंट है, वाई वाला कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, वाई वाला कंपोनेंट इसको मूव करवा रहा है। अच्छा, वो क्योंकि इसके ऊपर वेलोसिटी जो इसकी चेंज हो रही है वो वाई वाले कंपोनेंट की वजह से चेंज हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ऊपर को जा रहा है और नीचे को आ रहा है। तो अब इसका कौन सा कंपोनेंट इसको ऊपर को मूव करवा रहा है, इसका वी आई साइन थीटा वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, वही इसको ऊपर को लेके जा रहा है, वही इसको नीचे को लेके आ रहा है। अंडरस्टैंड जी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वी आई है वो एक्चुअली कौन सा कंपोनेंट है, वी आई साइन थीटा वाले, ये इसको मूव करवा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। चलें, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये है कि अगर हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करें, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास क्या आती है, S इज़ इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अगेन इसमें दूसरी बात ये कि प्रोजेक्टाइल जब गया है तो उसका A एक्चुअली किसके इक्वल था, नेगेटिव ऑफ G के इक्वल था। अच्छा, ये सारी वैल्यूज इधर पुट करें, S इज इक्वल टू वी आई हमारे पास कितना है बेटा, वी आई साइन थीटा है, और T साथ वैसे ही रहा प्लस 1/2, वो हमारे पास माइनस जी है, तो प्लस माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, इसको यहाँ से हटा दें, और आगे टी स्क्वायर वैसे ही आ गया। बात समझ गए। अच्छा जी, उसके बाद एस हमारे पास कितना, 0 था, हमने इधर एज्यूम किया है ना कि वो चेंज नहीं हुआ। अब इसमें हमें फाइंड टी करना है, तो ये टर्म इधर माइनस हो रही, इधर आ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा टी। अच्छा जी, इसमें हमारे पास बेटा कैंसल आउट क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ये टी इस टी से कैंसिल हो रहा है। अब पीछे टी अगर इधर ही रहने दें तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो टाइम है जो कि प्रोजेक्टाइल लगाएगा अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके उस पॉइंट तक जहाँ जाके इसने ज़मीन को दोबारा से हिट किया है। अच्छा, ये आप इधर मिटा के अब तीसरा हम करने लगे हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखें बेटा वो क्या बुला है, फिर पहले उसको सुन लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, यहाँ से ये चला यहाँ तक, हॉरिजेंटल जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ इसने हिट किया है, उस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, प्रोजेक्टाइल की रेंज कहेंगे कि कितनी हद तक ये गया है, कितना इसने फासला तय किया है। चलें, अब देखें बेटा, जब हमने रेंज फाइंड करनी है तो पहले तो रेंज के बारे में बताएं ना कि रेंज है क्या। तो रेंज वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो कि प्रोजेक्टाइल ने ट्रैवल किया है, कवर किया है। सो द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, ये कवर्ड बाय आप कह सकते हैं, बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, वो इसकी रेंज कहलाता है, इज कॉल्ड इट्स रेंज।
ठीक है बच्चों। अच्छा, अब रेंज जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस ही है, तो हम कह सकते हैं कि रेंज यहाँ पे हमारे पास, आप इसको एस से नाम दे लें चाहे आर से नाम दे लें, जिससे मर्ज़ी फासले को नाम दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, रेंज हमारे पास किस फार्मूले से फाइंड करेंगे? एज वी नो एस इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी, यही होता है ना फार्मूला। तो अब हम एस को आर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वी वही रहा। जब हॉरिजेंटल डिस्टेंस, आप हॉरिजेंटल की बात करें तो फिर आप ऊपर नीचे वाले मोशन को नहीं आप देख रहे, आप इस मोशन को देख रहे हैं, तो उसके लिए वेलोसिटी फिर एक्स वाली लेंगे, क्रॉस टी। अच्छा जी, अब x के लॉन्ग जो हमारे पास वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो अगर वी आई वेलोसिटी से फेंक गया तो x कंपोनेंट क्या होता है? वी आई कॉस थीटा। तो ये बन गया वी आई कॉस थीटा इंटू टी, हमारे पास अभी हमने फाइंड किया था ये टी, ये पुट कर दें, 2vi साइन थीटा ओवर जी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? वी आई स्केयर ओवर जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ये आपने 10th के चैप्टर नंबर 7 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। अगर इस तरह से लिखा हो, इसको जब समेटते हैं बंद करते हैं तो ये बनता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ? चलें, नहीं पढ़ा हुआ तो सुन लें कि बेटा क्या होता है हमारे पास कि साइन 2 थीटा जो होता है ये एक्चुअली इक्वल होता है 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये मैथ का एक फॉर्मूला है। चलें, बहरहाल इसको हमने बंद किया और क्लोज करके ये बना दिया। अच्छा, इसके बाद उधर आगे देखने लगे, ये हमारे पास आ गया है रेंज का फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल की रेंज इस फॉर्मूले से आप फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एट विच एंगल, हम कितना ज़ाविया लें कि हमारी जो रेंज है और वो क्या हो? मैक्सिमम हो, कि हमारा प्रोजेक्टाइल दूर, ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाए। ठीक है हसन, इसका मतलब ये कि आप गोले को किस ज़ाविये पे फेंकें, किस ज़ाविये से आप उसको प्रोजेक्ट करें कि वो ज़्यादा दूर तक पहुँचे। कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलें, अब हमारे पास वो ज़ाविया, वो एंगल हम फाइंड करेंगे। देखें, अगर हम क्या करें, ये जो सारी टर्म है साइन 2 थीटा, अगर किसी तरह इसका आंसर 1 बनाएं तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होगी इफ़ साइन 2 थीटा, इसका जो एंगल है, इसका जो आंसर है सॉरी, वो किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। अब यानी कि ये टर्म सारी 1 हो जाए, फिर उसके बाद हमारी जो रेंज है वो उसका एंगल के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं रहेगी, फिर उसकी डिपेंडेंस सिर्फ आपकी वेलोसिटी के ऊपर कि कितनी तेज़ आपने उसको फेंका है, और जी तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो साइन 2 थीटा अगर इक्वल 1 के हो जाए, इधर 1 पुट कर दें तो 1 से तो ये तो निकल गया फिर सारा फैक्टर। अब ये 1 कैसे होगा? सबसे पहले देखें भाई, साइन उधर शिफ्ट करें तो उधर जा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स नज़र आ रहा है ये इधर से, साइन इनवर्स 1, इधर है 2 थीटा। वीडियो में नज़र आ रहा है ये? आ रहा है? हाँ, नहीं नज़र आ रहा? थोड़ा सा इधर कर लें फिर। चलें देखें जी, तो आर जो है ये यहाँ, ये नहीं नज़र आ रहा, ये सारा ही नज़र आ रहा है। चलें, तो 2 थीटा, इससे आगे स्टेप करने लगे हैं जी, इससे आगे स्टेप इधर कि 2 थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा, साइन को उधर शिफ्ट कर दें, साइन इनवर्स 1 है कि नहीं? साइन उधर शिफ्ट कर दिया, साइन इधर से उठा के उधर ले गए हैं, उधर जाके इन्वर्स हो गया है। अच्छा जी, साइन इन्वर्स करें जब 1 का तो आंसर क्या आता है? 90 आता है। कैलकुलेटर के ऊपर क्या आएगा? 90। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर शिफ्ट कर दें, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 45 आएगा। तो थीटा किसके इक्वल आएगा? 45 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम अपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल के साथ प्रोजेक्ट करें, इतने ज़ाविये के साथ अगर हम उसको फेंकें, देन हमारे पास रेंज क्या होगी? मैक्सिमम होगी।
सो एट 45 डिग्री द रेंज इज़ मैक्सिमम। रेंज क्या होती है बेटा हमारे पास? मैक्सिमम होती है। अच्छा जी, ये हमारे पास था आज का टॉपिक। अब बच्चे ने कल एक सवाल पूछा था, ये पकड़े, मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या है। वो कह रहा है कि अगर हम 2 प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल, अब इनका जो जिस एंगल पे मैक्सिमम आंसर आता है वो थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। कि अगर हम इस एंगल पे लॉन्च करेंगे तो फिर ये ज़्यादा दूर जाएगा। अब कह रहा है कि आप 45 से पीछे आ जाएं और आप अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें कितने एंगल के साथ? 30 डिग्री के एंगल के साथ। और आप इससे थोड़ा ऊपर चले जाएं तो आप अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें, दूसरा एंगल ले लें कितना? 60 डिग्री। कितना ले लें? 60 डिग्री। तो इन दोनों के लिए रेंज के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेटा जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे रेंज वाले फार्मूले में और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे रेंज वाले फार्मूले में थीटा की जगह पे, तो आप देखेंगे कि दोनों जो रेंजेस हैं, इसको अगर आप इसकी रेंज को कह लें R1 और इसकी रेंज को कह लें R2, तो आप फील करेंगे एट द एंड रिज़ल्ट जब आएगा, ठीक है बेटा रखो, तो आपके दोनों रेंजेस क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। अच्छा, इसमें आपको फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? इसका इस तरह है, मैं थोड़ा बना देता हूँ। देखिए, एक प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से जाएगा जिसको आपने 60 के एंगल से लॉन्च किया है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से जाएगा जिसको आपने 30 के एंगल से लॉन्च किया है। ये वो वाला है जो कि कितने एंगल से है? 60 डिग्री से, और ये वो वाला है जो कितने एंगल से है? 30 डिग्री से। अब दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होगा? सिर्फ हाइट का फ़र्क होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम में जाएगा वो फ़र्क होगा। मतलब ये कि बेटा S इक्वल होता है या R इक्वल होता है, हमने कहा है R किसके इक्वल होता है? V क्रॉस T के इक्वल होता है, जो सिंपल हमने जनरल फार्मूला कहा स्टार्ट में। देखें, जो प्रोजेक्टाइल 30 के एंगल से फेंका है उसकी क्या होगी बेटा? स्पीड ज़्यादा होगी, और वो टाइम क्या लेगा? कम लेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन R उसका सेम रहेगा। हाँ, हाइट दोनों की डिफरेंट है, इसकी हाइट और है, इसकी हाइट और है। अब जो हमने फेंका है 60 के एंगल से, वो क्या करेगा? उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और वो टाइम क्या लेगा? ज़्यादा लेगा, लेकिन रेंज उतनी ही रहेगी। तो हाइट्स में डिफरेंस आ रहा है, बाकी जो इसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस एंगल के ऊपर आपके जो दोनों आंसर्स हैं, अगर आप कैलकुलेशंस करें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इसकी यही मेरे पास लॉजिक है कि मैथमेटिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों के आंसर सेम होते हैं। साथ आप ये मज़ीद रीज़न बता सकते हैं कि हाँ जी, जब ये डिस्टेंस R की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डिस्टेंस तो दोनों ने सेम कवर किया, दोनों की किस में चेंज आएगा? एक की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी जो कि यानी कि जिसको 30 के एंगल से लॉन्च किया है, और जिसको 60 के एंगल से लॉन्च किया उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी कि एक ज़्यादा टाइम के लिए एयर में रहेगा, और यानी कि ऊपर फ्लाइट में रहेगा, और दूसरा कम टाइम के लिए फ़्लाइट में रहेगा। हाँ, दोनों की हाइट्स भी डिफरेंट, वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट होंगी, दोनों का टाइम भी डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों की रेंज क्या होगी? वो सेम होगी। ठीक है। अब जब आप इस दोनों की कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। अच्छा, इसमें और भी आप देख सकते हैं, बस इतना ही देख लें, आपसे वो पेपर में पूछ सकते हैं MCQ टाइप कि बेटा अगर वो आपको दे दे कि भाई बताएं कि हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, उनकी स्पीड सेम है, एक को आपने प्रोजेक्ट किया है यानी कि 55 डिग्री एंगल से, इस तरह आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। एक को आपने प्रोजेक्ट किया है 35 डिग्री एंगल से, अब बताएं रेंज किसके लिए मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा आ रही है? तो वहाँ स्पीड आपको मेंशन कर देगा भाई पहले की स्पीड जो है वो 2 है और दूसरे भी चलें वो भी 2 है, दोनों प्रोजेक्टाइल्स की। तो आप ये जो वैल्यूज़ हैं VI की, G की तो आपको ज़ुबानी याद है, थीटा आपको उसने मेंशन कर दिया है, ये वैल्यूज़ आप उठाएंगे इस रेंज वाले फार्मूले में पुट करेंगे, जिसका आंसर ज़्यादा आएगा आप बता देंगे उसकी रेंज भी क्या है? ज़्यादा है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपसे वहाँ पूछी जा सकती हैं, और ये टाइम वगैरह वाली भी चीज़ पूछ सकता है, तो वो भी आपने फार्मूला याद रखना है। हाइट भी पूछ सकता है। ठीक, अब देखें ये 2 आपके पास थे कि किस एंगल पे हाइट ज़्यादा होगी। अब मैंने जैसे बनाया है
कि 60 पे ज़्यादा हाइट होगी या 30 पे ज़्यादा हाइट होगी। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो रिज़ल्ट ये आएगा कि 60 पे हाइट प्रोजेक्टाइल की क्या होती है, ज़्यादा होती है, और 30 पे प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होती है। अब मैंने वैसे ही आपको बना के बताया, और ओरिजिनली भी ऐसे ही होता है, आप जा कैलकुलेशंस करें तो वाकई ऐसे फील होगा आपको। ठीक, तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारे पास वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। आज हमने ये पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कितनी होती है। इसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट वो अगर फाइंड करना हो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला आएगा। इसके अलावा हमने रेंज फाइंड की प्रोजेक्टाइल की। ये हमारा आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें, आबाद रहें। और अगर वीडियो में किसी किस्म का कोई मसला है या अपनी कोई आप सजेशंस देना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उसको नीचे कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो फिर ये अपने दोस्तों तक भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। फोर्स नहीं मैं कर रहा। अगर आपको चीज़ पसंद आएगी तो आप दिल से उस चीज़ को आगे फिर ट्रांसफ़र भी करेंगे, दूसरों को भी आप रिकमेंड करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें जी। अल्लाह हाफ़िज़। बंद कर।